नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर से हुए नुकसान की। पाकिस्तान की नहीं, उसका तो जो नुकसान होना था वो हो गया, हम सब ने देख लिया। हम बात करेंगे चीन की। चीन का इनडायरेक्टली बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ है। अब वो बातें धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि 1949 में जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर सत्ता पर काबिज होती है, तो ताइवान, एक आइलैंड जिसको फॉर्मोसा भी कहा जाता था, वो ताइवान चीन से अलग हो जाता है। वहाँ पर उसकी सत्ता कायम नहीं हो पाती है। और चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है उसका हमेशा से टारगेट रहा है कि उस ताइवान पर कब्जा कर लिया जाए। यही उनकी वन चाइना पॉलिसी है, यानी कि हर तरफ एक ही चाइना रहेगा। तिब्बत भी चीन का पार्ट है, ताइवान भी चीन का पार्ट है। और कयास लगाए जा रहे थे कि 2027 तक चीन ताइवान के ऊपर हमला करके उस पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि माना जा रहा था कि जो चीन है उसकी जो मिलिट्री पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब वो अमेरिका से टक्कर ले सकती है। अमेरिका से टक्कर इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ताइवान को पूरी प्रोटेक्शन मिली हुई है अमेरिका की। अगर चीन हमला करेगा तो ताइवान की मदद के लिए यूएसए को आना ही पड़ेगा। लेकिन अभी बयान आ रहा है ट्रंप का कि शी जिनपिंग ने उनसे खुद कहा है कि वो उनकी सत्ता में रहते रहते ताइवान पर हमला नहीं करेंगे, यानी कि जो लॉन्ग टर्म गोल था वन चाइना को, उसको डिले किया जा रहा है। यहाँ तक कि यूएसए ने वार गेम्स साइमुलेशन के द्वारा ये आइडिया भी लगा रखा है कि अगर 2027 में चीन हमला करता है तो हम किस तरीके से उस युद्ध को लड़ेंगे और वहाँ पर कितना नुकसान होगा। उनकी एस्टिमेट के हिसाब से यूएसए अंततः युद्ध जीत जाएगा, ताइवान को बचा लेगा, लेकिन दोनों देशों का जो इकोनॉमिक लॉस होगा वो इतना लॉन्ग टर्म होगा कि उनको कई दशक लग जाएंगे उभरने में। तो ये बातें सबको पता है। लेकिन अब एकदम से अगर शी जिनपिंग ट्रंप को कह रहे हैं, या यूं भी कह सकते हैं ट्रंप को नहीं भी कही होगी, ट्रंप तो कुछ भी बोल सकते हैं, ट्रंप बोलने से पहले सोचते नहीं है, तो हो सकता है ना भी कही हो। लेकिन फिर भी जो मिलिट्री एक्सपोज हुई है उसके और भी आयाम दिख रहे हैं। जिस प्रकार चीन अब भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहे हैं कि बॉर्डर टास्क को और आगे बढ़ाया जाए, जिस पर गलवान के बाद से कोई अधिक काम हुआ नहीं था। लास्ट ईयर थोड़ी सी बात हुई थी कि डिसएंगेजमेंट कर दी जाए, लेकिन पेट्रोलिंग के पूरे तरीके से रूल इख्तियार बनाने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि चीन के जो तेवर हैं थोड़े से नरम हुए हैं, और उसमें ऑपरेशन सिंदूर का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था मिलिट्री का, वो लगभग 80% जो सिप्री है, जो स्टॉकहोम की जो एक इंडेक्स निकालती है जिसमें होता है कि कितना हथियार किस देश के पास है, कितना इंपोर्ट करता है, तो उसके मुताबिक 80% जो पाकिस्तान के जेट थे, हथियार थे, मिसाइल थे, वो चाइनीज़ ओरिजिन के माने जा सकते हैं। और हम जानते हैं कि अभी हमारे एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमने 6 वहाँ पर उनके जो जेट है उनका नुकसान किया है। 5 जेट का किया है, एक अन्य कोई एयरक्राफ्ट था, हो सकता है सर्विलेंस एयरक्राफ्ट हो, और उसमें F-16 भी है और चाइनीज़ के J-10 और J-17 भी है। और वहीं पर जो चाइनीज़ की P-15 मिसाइल थी उसको भी S-400 ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। उनकी फतह आई, उसको भी S-400 ने बहुत अच्छे से उसको काउंटर किया। और यहाँ तक कि जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, रडार था, जो J-27 करके रडार है उनका, बहुत हाई फाई है चाइनीज़ का, वो भी फेल हुआ है। जो भारत के अटैक थे उनके एयर स्ट्राइक पर, एयर स्ट्रिप पर जब कर रहा था भारत, वहाँ पर भी वो उसको कैच करने में फेल हुआ। तो चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम है वो भी यहाँ पर फेल हुआ है, जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो भी फेल हुआ है, और कहीं ना कहीं जो उसके फाइटर जेट है उसमें भी फेलियर दिखाई दिया है। क्योंकि बेसिकली चाइना का जो सारा जो मिलिट्री का हार्डवेयर है वो रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब उसने रिसर्च नहीं की है, रशिया से जो जेट आए उसको देखकर खोल के कि ये ऐसे ऐसे बना होगा और उसको अपना बनाया। तो देखने में वो मुकाबला तो यूरोप और अमेरिका से लगता है, लेकिन वाकई में वो उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। और इसी कारण से अब पाकिस्तान ने भी जो उनका J-35 है, जो 5th जनरेशन है, उसको भी कहा है कि हम नहीं ले रहे। और भी जो अन्य देश लेना चाह रहे थे वो भी लगभग पीछे हट गए हैं। तो वहाँ पर उस जो कंपनी है चेंदगू, उसके शेयर भी गिर गए हैं। तो ये दिखाता है किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना की मिलिट्री की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी कम हुई है। और अगर इतनी कम हुई है तो अभी चाइना नहीं सोच सकता इस समय, जब ट्रंप का दौर चल रहा है, कि वहाँ पर हमला करे ताइवान पर। और इसीलिए शी जिनपिंग ने भी कहा हो ट्रंप को कि भाई जब तक आप प्रेसिडेंट रहोगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप वैसे भी पागल हो, आपके पास दिमाग तो है नहीं।
तो हम करेंगे नहीं। लेकिन उसका जो कारण है वो मिलिट्री वीकनेस है। और मिलिट्री वीकनेस क्यों है? क्योंकि ताइवान पर हमला करना और उसके ऊपर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। वो कारण, उसके ज्योग्राफिकल कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात की कि 1949 के समय जब रेवोल्यूशन होती है तो जो वहाँ की चाइनीज़ इस्टेब्लिश सरकार थी चियांग काई शेक के अंतर्गत, वो वहाँ से भागकर गवर्नमेंट इन एक्साइल स्थापित कर लेते हैं ताइवान में। और अमेरिका इसको फुल सपोर्ट देता है क्योंकि वो अमेरिका की सपोर्ट से ही वहाँ पर बने हुए थे। और अमेरिका ताइवान को जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबरशिप की चेयर भी दे देता है, मतलब परमानेंट मेंबर बना देता है। लेकिन बाद में फिर डिप्लोमेसी के द्वारा चाइना को वो दोबारा से मिलता है। तो यहाँ पर ताइवान बहुत इम्पॉर्टेंट है चाइना के लिए। ये ताइवान स्टेट है, लेकिन यहाँ पर इतना आसान नहीं है कि हमला करे। यहाँ पे हमला करने के लिए ताइवान जो चीन है उसको कैपेबिलिटी चाहिए, आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवल, तीनों में एकजुटता चाहिए। एक एम्फीबियस वारफेयर होगा। एम्फीबियस वारफेयर का मतलब कि अगर नेवल शिप सैनिकों को लेकर जा रही है तो एयरफोर्स भी इतनी स्ट्रांग हो कि वो वहाँ पर हमला कर सके और किसी तरीके से वहाँ पर जो ग्राउंड ऑन बूट्स जिसको कहेंगे, जो आर्मी है उसको भी वहाँ पर उतार सके। तो तीनों हमले अगर एक साथ होंगे तब जाके ये काबिलियत हो सकती है चीन के पास कि ताइवान को वो कंट्रोल कर ले। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है वो भी चाहिए, साइबर वारफेयर चाहिए। वो यहाँ पर थोड़ा सा चीन का कमज़ोर दिखा है और उसी के अलावा जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो भी कमज़ोर दिखा है। तो मुकाबला यहाँ पर उतना चीन कर नहीं सकता ताइवान का। और उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं क्योंकि जो ये ताइवान स्ट्रेट है यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ पर 2 बार मानसून आता है। 2 बार मानसून आने का मतलब है, क्योंकि ये 90 मील की दूरी है इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम है, कई जगह पर कम भी है। तो 2 बार मानसून आने का मतलब है कि इनको सिर्फ मार्च से लेके मई के बीच सिर्फ 2 महीने मिलते हैं अगर हमला करना है ताइवान को, क्योंकि उतने मानसून के बीच में नेवल शिप वहाँ पहुँच नहीं सकती। और आप समझ सकते हैं अगर ग्राउंड पे बूट नहीं पहुँचे, मिलिट्री नहीं पहुँची तो एयरफोर्स से कुछ होने वाला नहीं है। तो 2 ही महीने में हमला करना है, 2 ही महीने में उसको जीतना है। और उसके लिए जो टेक्निक चाहिए वो शायद अब चाइना के पास नहीं है। चाइना ये समझ रहा है क्योंकि पहली बार हुआ है कि चाइना के इक्विपमेंट किसी युद्ध में टेस्ट हुए हैं, वो भी उन देशों के साथ जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। उनमें भी एक भारत है जिसके पास इस वक्त अच्छा खासा एयर डिफेंस है जो हमने दिखा दिया है। कुछ हमारा खुद का बनाया हुआ है, कुछ हमने रशिया से लिया है S-400। और चाइना को तो यहाँ भी कहना है S-400 से कि रशिया ने इंडिया को अच्छा S-400 दिया है, हमें नकली बेचा है, क्योंकि उनको शक था कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा S-400 को भी कॉपी करके बना लेंगे। तो इसलिए भारत के पास असली है, इसलिए वो इतना कामयाब हो सका है। तो चीन की बहुत सारी एलिगेशन है। और उसके बाद अगर वो वहाँ पहुँच भी जाते हैं ताइवान में, तो ताइवान की जो कोस्ट है वो भी बड़ी ख़तरनाक है। जो इस तरह की कोस्ट है वहाँ पे क्लिफ्स है, वहाँ पर चढ़ना मुश्किल है। और जो वेस्ट कोस्ट कह सकते हैं जो चाइना के सामने लगती है, वहाँ पर पानी कम है। तो पानी कम है तो लगभग 1-2 मील पहले ही नेवल वेसल्स को उतारना पड़ेगा और सैनिकों को पैदल आना पड़ेगा। तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जो चीन के ड्रीम है वो धीरे धीरे डिले होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे डायग्राम बनी हुई है कि ये पोर्ट्स हैं। अगर ये पोर्ट्स पर वो पहुँचेंगे तो उन पोर्ट्स को ताइवान तबाह कर देगा। तो उनके लिए एंट्री बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके बाद यहाँ पर अंदर बहुत सारा जंगल है, बहुत सारी नदियाँ हैं। और चीन को नहीं पता है, वो जितना मर्जी स्पाई कर ले, ऊपर से देख ले, लेकिन जो लोकल है, जो ताइवान की आर्मी है या जो यूएस सपोर्ट आएगा उसको सब पता होगा। और गुरिल्ला वारफेयर में चीन यहाँ भी मार खा जाएगा। तो चीन को चाहिए क्विक एक्शन 2 महीने में। 2 महीने में ताइवान को जीतने के लिए कैपेबिलिटी चीन के पास बनती नज़र नहीं आ रही। और अगर पूरे ताइवान पर कब्जा करना है तो उसकी कैपिटल तक भी पहुंचना पड़ता है। जैसा कि हमने अभी सीरिया के केस में देखा किस तरीके से वहाँ पर जो अल कायदा से एफिलेटेड जो व्यक्ति थे, जो बाद में उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली, फिर तुर्की के सपोर्ट से वहाँ पर आए, लेकिन जब तक वो दमस्कस नहीं पहुँच गए, जब तक अल असद वहाँ से भाग नहीं गए, तब तक नहीं माना जा सकता था कि उस दूसरी पावर की सत्ता आ गई है। तो कैपिटल को कब्जा करना बहुत ज़रूरी रहेगा। ताइपाई को ताइवान की कैपिटल है और उसकी लोकेशन ऐसी है कि चारों तरफ पहाड़ है, बीच में वो वैली है और जो उसके रास्ते हैं उसको भी आराम से चोक किया जा सकता है। ये सब यूएस ने
पूरा स्टडी कर रखा है, उनके पास सब है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना है, इस वारफेयर में ऐसा करना है, और ये चीन को भी पता है। इसलिए जो क्विक रिएक्शन से वो करना चाहता था, जो उसका बहुत लॉन्ग टर्म एम है, जो कि जी जिनपिंग ने कहा था कि 2049 में जब इनकी 100 साल होंगे सत्ता के, तो उससे पहले वन चाइना कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अब जैसे हालात बन रहे हैं जियोपॉलिटिक्स के, वहाँ पर देखिएगा टैरिफ भी लग रहा है, अगर वो मार्केट भी छूटती है चाइना से तो इकोनॉमिक हालात भी ख़राब होगी। और अगर मिलिट्री जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रेडिबल नहीं रहा है, जिसके ऊपर अब लोगों ने शक जता दिया है, पाकिस्तान हट रहा है, तो अगर 80% पाकिस्तान ले रहा था और वो हट रहा है, तो यहाँ पर एक गंभीर चिंतन का विषय तो चीन के लिए है ही। और वही सारी बातें जो हमने पहले डिस्कस की, जो भारत की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस तो हैं ही। बॉर्डर टॉक से बता रही है कि चीन अब अभी लड़ने की हालात में नहीं है, और भारत के पास एक नया कॉन्फिडेंस आ गया है। वो 1800 जो सुमित्रानंद पंत की कविता थी, वो लग रही है कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी है, तो वैसी बात हो गई है। और अब भारत एक अलग तरीके से अपने आप को पेश कर रहा है, क्योंकि अगर ट्रंप ने कहा कि हम टैरिफ लगा रहे हैं तो भारत ने बात नहीं सुनी। उसने कहा 50%, भारत ने बात नहीं सुनी, क्योंकि भारत को भी दिख रहा है कि जो उसका एक स्ट्रेचर है वो बढ़ चुका है, और अब वहाँ से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन जो चीन है उसकी वन चाइना पॉलिसी में यहाँ पर बहुत बड़ा इशू लग रहा है। इस वीडियो में जो आपको बातें लगी कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है, क्या ट्रंप को जी जिनपिंग ने कहा होगा, और अगर कहा है तो क्या जो हमने एनालिसिस किया है वो सही है, या कोई और भी एक इस पे एंगल हो सकता है, और क्या उनकी मिलिट्री या फाइटर जेट जो है वाकई ही इतने बेकार हो गए हैं कि उसको अब कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा। तो अपने कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।